नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एक क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि बीपीटी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट इस तरीके से है कि इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two side in distinct point, then the other two sides are divided in same ratio। यानी कि इस प्रमेय का अगर हिंदी वर्जन की बात करूं मैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थ्योरम लगभग हर साल एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत अच्छे मार्क्स में ये थ्योरम आती है, तो डेफिनेटली आपको इसका प्रूव जो है वो आना चाहिए। इस थ्योरम को प्रूव किस तरीके से करती है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर इसके मैं रो डायग्राम की बात करूं, इसका एक रफ डायग्राम अगर ड्रॉ करता हूं मैं, तो इस तरीके से इसमें एक ट्राइंगल दिया जाता है और आपसे इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस ट्राइंगल, मान लीजिए ये ट्राइंगल का नाम ए, बी और सी है। इस ट्राइंगल में अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट लूं और एक मिड पॉइंट में ए सी का लेता हूं और दोनों को अगर यहां से मैं ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां पर अगर मैं एक लाइन इन दोनों लाइंस के पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई यहां पर ड्रॉ करता हूं, जो कि इस थर्ड लाइन बीसी के पैरेलल है। हमें गिवन क्या है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो आपको यहां पर गिवन है, इस लाइन का मैं नाम देता हूं डी और यहां पर पॉइंट मान लेते हैं ई। तो इसमें आपको गिवन है यहां पर डीई जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये पैरेलल है बीसी। और इसके अलावा अगर आप बात करें, डीई बीसी के पैरेलल है और आपको प्रूव क्या करना है इसके अंदर, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इस बीपीटी के अंदर आपको प्रूव करना होता है कि जब अगर मान लीजिए डीई और बीसी पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो ये डी पॉइंट इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको बताना है। डी पॉइंट इस वाली लाइन को ए बी को और ई पॉइंट इस वाली लाइन ए सी को जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको बताना है। सिंपल सा प्रूफ है आपका इसका कि आपको टू प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी जो है ये इक्वल होना चाहिए ए ई अपॉन ई सी के। ये रेशियो आपको यहां पर प्रूव करना होता है, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब इसके प्रूफ की तरफ अगर चलें कि इसको किस तरीके से प्रूव किया जाता है, इसके अगर सिद्ध की बात करें कैसे सिद्ध इसको करेंगे, तो इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी होती है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी होती है, आपको यहां से इस ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहां पर डालना होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, यहां पर एंगल 90 डिग्री है मान लेते हैं। और सिमिलरली आपको इस पॉइंट डी से इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर डालना होता है, ये लीजिए, ठीक है। और ये दो परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको एक काम और करना है, बीई को ज्वाइन करना है और यहां से डीसी को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शंस आपको इसमें करनी होंगी। ये यहां पर एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री है और आपको बीई और डीसी को भी ज्वाइन करना है, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर इसके प्रूफ की बात करें तो इसका प्रूफ बहुत आसान है, देखिए किस तरीके से करेंगे। यहां पर सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। यहां पर इसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत आसान इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ करते हैं इसको। अगर इसको प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अगर मान लीजिए मैं ट्राइंगल ADE का एरिया लिखता हूं तो वो फॉर्मूला होगा अपने पास हाफ 1/2। और इस ट्राइंगल ADE में अगर मान लीजिए मैं इसको हाइट लेता हूं, इसका नाम मैं m लिख देता हूं, यहां पर इसको n दे देता हूं। तो अगर मैं EM को हाइट ले रहा हूं तो इस AD को बेस लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां से हाफ बेस क्या हो जाएगा इसका AD और इसकी हाइट क्या हो जाएगी अपने पास EM। ये इसकी हाइट हो गई और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हो गया। सिमिलरली मैं यहां पर नीचे एक ट्राइंगल और दिख रहा है आपको, देखो ये ट्राइंगल क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे ये AD साइड लेनी है और AD साइड कौन से ट्राइंगल में आएगी, इस ADE में ही आएगी।
और इसके नीचे मुझे कौन सी लेनी है, बी डी साइड लेनी है, या डी बी कह दीजिए। और ये कौन से ट्राइंगल में आएगी, तो ये आएगी आपके पास बी डी ई, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आएगी। ठीक है, और इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया लिखता हूं, ध्यान से देखिए, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इसका अगर मैं एरिया लिखूंगा तो फॉर्मूला वही रहेगा, इसका भी हाफ। यहां पर बेस क्या होगा, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में बेस क्या होगा, ये BD अगर मैं बेस लेता हूं तो हाइट कौन सी रहेगी, EM ही हाइट रहेगी। ध्यान रखना, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज जो होता है उसकी हाइट जो होती है वो ट्राइंगल के बाहर होती है। यहां पर मैं अगर ड्रॉ करूं, ये इस तरीके का ट्राइंगल है वहां पर, ठीक है, इस तरीके का वो ट्राइंगल है जिसकी हाइट यहां पर ड्रॉ की जाएगी। सिंपल सी बात है। और ये ट्राइंगल आपको वहां पर दिख रहा होगा। यहां पर इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये आपका ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये E पॉइंट है, और यहां पर ये M पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके का ट्राइंगल वहां पर बना हुआ है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगर इसका मैं एरिया लिखूंगा तो एरिया आएगा मेरे पास बेस, देखो बेस यहां से लेकर यहां तक जो ट्राइंगल का पार्ट है वही रहता है, तो बेस मेरे पास रहेगा यहाँ पर DB, और हाइट रहेगी यहाँ पर EM। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसकी हाइट हो जाएगी EM। ठीक है बात, तो ये दो ट्राइंगल मैंने लिख लिए। सिमिलरली मैं इधर की तरफ से अगर बात करूं, फिर से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूंगा। अगले पेज पे चलते हैं, डायग्राम फिर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। ये A B C D E बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की थी, इसको मैंने M कहा था, और इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और उसको मैंने N कहा था। ठीक है, वापस से मैं फिर से वही लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर से उसी ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूं मैं, ADE का। और ADE का एरिया इस बार देखना क्या लिख रहा हूं मैं, हाफ। इस बार अगर मैं हाइट DN लेता हूं तो जिस भुजा पर, जिस साइड पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वही आपका बेस होता है, आधार उसी को कहते हैं। तो इस बार अगर मैं बेस AE लेता हूं, ध्यान से देखो, अगर इस बार मैं बेस AE लेता हूं तो हाइट क्या हो जाएगी, फिर मेरी हाइट हो जाएगी DN। ठीक है, और दूसरा नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे इसी तरीके से, ये वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, नीचे वाला DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। पहले कौन सा लिया था, पहले इधर वाला लिया था, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये DB चाहिए था, इधर AE अपॉन EC चाहिए, तो EC बेस लेना है इस बार। ठीक है, तो यहां पर इसका फॉर्मूला लगेगा हाफ 1/2, बेस इस बार मुझे लेना है EC, और हाइट इसकी हो जाएगी वापस वही ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइट यही रहेगी DN, इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब यहां से मेरे पास चार समीकरण यानी कि चार इक्वेशन बन गए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2, आगे चले, ये 3 है और ये 4 है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 को आप इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, और इक्वेशन नंबर 3 को आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बनता है, यहां पर ये 1 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, और दोनों को जब अपॉन करेंगे, ध्यान से देखो, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ EM से EM भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर बचेगा AD अपॉन DB। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए वापस, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, इनको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EM से EM कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ AD अपॉन BD। देखिए, जब इनको डिवाइड किया तो यहां इधर था एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे वाला था मेरे पास BDE, इक्वल टू, मेरे पास बचा था सिर्फ क्या, AD अपॉन BD, AD अपॉन DB इसको कह दीजिए, ये मेरे पास बचा था। यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं वापस से, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं 3 डिवाइडेड बाय 4 करता हूं, अगर इस वाले केस की बात करूं, इन दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, इधर देखिए, 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, इन दोनों को डिवाइडेड कर दो, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, और इधर डिवाइड करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल, सिर्फ बचेगा AE अपॉन
AE अपॉन EC। ठीक है, अब अगर आप यहाँ टू प्रूव में देख रहे हो तो हमें प्रूव यही करना है, यही रेशियो में प्रूव करना है इक्वल। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों के, इसका और इसका LHS मतलब कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर कर दूं तो ये दोनों ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर ADE और ADE ऊपर वाला तो सेम है, अगर किसी तरीके से ये नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया भी सेम हो जाए, देखो ऊपर तो सेम ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ही है, लेकिन अगर किसी तरीके से नीचे वाला एरिया भी अगर मैं सेम कर दूं तो अपना काम हो जाता है। अब इनको सेम करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन दोनों पैरेलल है, और एक ट्राइंगल इधर बन रहा है ये वाला, और एक ट्राइंगल इधर बन रहा है ये वाला। मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखो, इधर मैं दोबारा बनाता हूं, दोनों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, एक तो ये इधर बन रहा है और एक ट्राइंगल जो है इधर बन रहा है, इस तरीके से बन रहे हैं ये। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए और पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर बनने वाले ट्राइंगल्स, देखो इनका बेस सेम है, अगर इस ट्राइंगल का बेस ये लूं और इस ट्राइंगल का बेस भी ये लेता हूं, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर बनने वाले ट्राइंगल्स का एरिया जो होता है सेम होता है, इसका रीजन ये मैं बताता हूं आपको। देखो हमने कहा बेस सेम होना चाहिए, तो बेस तो सेम है यहां पर, और आपको पता होगा पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, मतलब इन ट्रायंगल्स की हाइट भी बराबर होगी, और हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो हाफ तो दोनों में लगेगा ही सही, बेस हमने सेम लिया ही है, और हाइट दोनों की सेम होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर रेखाओं के बीच की लंबाई हमेशा बराबर होती है, किसी भी पॉइंट पे आप मेजर कीजिए। इस वजह से दोनों ट्रायंगल्स के एरिया भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि ये जो ट्रायंगल में ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये है अपने पास इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है कि ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। देखो एक ट्राइंगल तो ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं और सेम बेस पे, डी इनका सेम बेस है। ठीक है, सेम बेस पे दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, इसलिए इनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका रीजन यहाँ मेंशन करना जरूरी है। triangles on same base between parallel lines। ठीक है, अगर रीजन आप देते तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इनको पता है ये बात। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल पता हो गए तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट के बराबर हो गया। अगर ये पूरा पार्ट इसके बराबर है, देखो ऊपर वाला तो सेम ही था और नीचे वाले हमने यहां इक्वल कर दिए हैं। अब जब LHS दोनों का सेम है तो यहां से आप कह सकते हो कि RHS भी दोनों के सेम हो जाएंगे, तो आप यहां पर फिर कह दोगे देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा अपने पास AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के इक्वल हो जाता है, और इसी को कहते हैं हम हैंस प्रूव्ड। ये सिद्ध हो चुका है कि दोनों, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की किसी ट्रायंगल के बीच में, तो वो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि BPT। अगर ये थ्योरम आप करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके 3 नंबर तो 3 मार्क्स जो है वो पक्के हैं। ठीक है, तो जरूर इस थ्योरम को करके जाइए, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, मैंने अच्छे से हर चीज को आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से सारी चीजें समझाई है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं और भी थ्योरम्स आपके लिए लेके आऊं। और थैंक यू सो मच।